विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर 2 की बात कर रहे हैं और उसमें अपन देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सब सोशोलॉजी इस पेपर की बात कर रहे हैं। और हमने पिछले व्याख्यान में नगरीकरण की बात की थी। तो नगरीकरण की हमने अर्थ परिभाषा देखी थी और उसकी कॉन्सेप्ट को समझा था, उसकी अवधारणा को समझा था। और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए भारत में नगरीकरण और नगरीय विकास के कारक देखेंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे। अर्बनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में नगरीकरण और नगरीय विकास के कारक देखने हैं आज हमें। तो इसको शुरू करने के पहले एक बार और हम देखते हैं कि नगरीकरण क्या होता है, उसकी एक दो परिभाषाएं देखते हुए या उसका अर्थ समझते हैं अपन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगर का विकास होता है उसे हम नगरीकरण कह रहे हैं, या जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। यानी नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बे और नगर निर्मित होते हैं और वहाँ के केंद्रीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग रहना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हम नगरीकरण की बात कर रहे थे, हमने नगरीकरण की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया, या भारत में नगरीकरण की बात करेंगे। तो भारत में नगरीकरण तीव्र गति से हो रहा है और अगर हम 1901 की जनगणना अनुसार भारत की गरीब क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, तो वहाँ 11.4% जनसंख्या निवास करती थी। यह प्रतिशत 2001 में बढ़कर के 28.55% हो गया, यानी 2001 में ये बढ़ गया और 2011 में 2011 की जनगणना में ये 30% पाया गया। इसके अनुसार नगरीय जनसंख्या 31.16% हो गई। तो विश्व बैंक के अनुसार 2050 में भारत सहित चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और यूएस की विश्व नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक होगी। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि नगरीकरण कैसे हो रहा है और 2050 तक क्या होने वाला है। तो भारत में अगर हम नगरीकरण की चर्चा करते हैं तो हम इसमें कुछ प्रमुख विषय लेकर के चलेंगे जिन पर अपन चर्चा करेंगे, और वो है ऐतिहासिक, यानी हिस्ट्री उसकी देखेंगे भारत की, तब हमको पता लगेगा किस तरह से नगर बने, या भारत में नगरीकरण के कारण देखेंगे और हम नगरीकरण के परिणाम भी देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि नगरीकरण कैसे हो रहा है भारत के अंदर। तो जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं या इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं, तो हमें इसको 3 भागों में विभक्त करके देखना पड़ेगा। यानी इसमें हमको 3 बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी: पूर्व आधुनिक भारत और संक्रमण काल और आधुनिक भारत। इन 3 पर अपन को चर्चा करनी पड़ेगी, हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं तो पूर्व आधुनिक भारत यानी प्री मॉडर्न इंडिया की बात करनी पड़ेगी हमें। और भारत में सर्वप्रथम नगरों और नगर विकास का उद्देश्य 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ था, और ये नगर उच्च स्तर के परिष्कृत बनावट प्रदर्शित करते हैं जो समकालीन विकास के अनुसार विशिष्ट था। तो नगर का उल्लेखनीय व्यापार मार्ग केंद्रीय एशिया और मध्य पूर्व तक था। इन नगरों में नाप तोल, भाषा, लिपि, धर्म और हस्त कौशल, उद्योग आदि की उच्च स्तरीय व्यवस्था थी। महाभारत काल में अगर हम देखें तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर नगरों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम विख्यात साहित्य 16 महाजनपद देखें तो काशी, मगध, अवंतिका में राजधानी नगर बने और व्यापार के कारण ये शक्तिशाली थे। तो इसी तरह 399 ईसा पूर्व 399 ईसा पूर्व के बाद के काल में मौर्य साम्राज्य उल्लेखनीय है। तक्षशिला जैसे नगर प्राचीन विश्व में उच्च स्तरीय शिक्षा के केंद्र थे। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इसकी हिस्ट्री में कि हमको नगर देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें नगरीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र जहाँ पर विकसित हो रहा है उसके आसपास ही जनसंख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। इसके बाद हम देख रहे हैं संक्रमण का काल, या संक्रमण के काल में हम देख रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
और विज्ञान और तकनीकी स्रोतों पर आर्थिक विकास के लिए ध्यान केंद्रित किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जिसका परिणाम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हुआ। फिर हम अगर आधुनिक भारत की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो वर्तमान भारत में कृषि के क्षेत्र का योगदान हमें देखना पड़ेगा और राष्ट्र का आर्थिक विकास आधुनिक तकनीक के फलस्वरूप हुआ, जिससे नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का परिणाम सार्वजनिक यातायात, जल वितरण, सड़कों का विकास, विद्युत आदि के आधारभूत संरचना को नगरीय क्षेत्रों में विकसित किया गया। इस तरह से हम अगर हिस्ट्री देख रहे हैं तो भारत में नगरीकरण का इतिहास हमको देखने को मिल रहा है, किस तरह से इतिहास में नगरों का विकास हुआ। अब हम अगर भारत में नगरीकरण के कारण देखें, कॉजेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया देखें, तो भारत में नगरीकरण के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनका हम उल्लेख करेंगे या जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे औद्योगिक क्रांति या 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य भारत में आर्थिक विकास के लिए नगरीकरण है, या हम बात कर सकते हैं आर्थिक अवसरों के कारण लोगों का नगरों की ओर प्रवास करना, नगरीय क्षेत्रों में आधारित संरचना की सुविधाएं, 1990 के बाद निजी क्षेत्र का विकास होना। अब हम नगरीकरण के परिणाम देखेंगे। भारत में नगरीकरण के परिणाम की बात अगर हम करें तो भारत में तीव्र गति से नगरीकरण की वृद्धि अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जैसे गंदी बस्तियों में वृद्धि, नगरीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में गिरावट, सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण आदि। तो इस तरह से नगरीकरण के कारण लोग असुरक्षित परिस्थितियों में निवास करते हैं, जिनमें गैर कानूनी इमारतें, पानी की लाइनें, सड़क और विद्युत का अभाव, जिनमें नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर जुड़ा है, इसमें सभी प्रकार के प्रदूषणों की समस्याओं में वृद्धि की है और नगरीकरण ने बाजारों में असंतुलन पैदा किया है, जिसके कारण नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या की वस्तुओं की बहुत अधिक मांग के साथ निजी क्षेत्र के द्वारा सीमित उत्पादन ही कर पाना है। मांग और आपूर्ति में कमी के कारण कालाबाजारी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो भारत में अगर हम नगरीय विकास के कारक देखें, फैक्टर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया अगर हम देखते हैं, तो नगर के विकास के अनेक कारक हैं, जिनमें हमें मुख्य रूप से कृषि में क्रांति, जनसंख्या में वृद्धि, संचार एवं यातायात के साधन, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक आदि दिखाई देते हैं। अगर हम इन पर चर्चा करते हैं तो हम जब कृषि में क्रांति की बात करेंगे, रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे, तो कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार के बीज, सिंचाई के साधनों के विकास, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है तथा खेती में कार्य में श्रमिकों की संख्या घटी है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आधुनिक उपकरणों तथा साधनों से खेतों पर कार्य कर लेते हैं। इनमें ग्रामों से बेकारी बढ़ी है और बेरोजगार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है और इससे नगरों की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। अब हम जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो ग्रोथ इन पॉपुलेशन अगर हम देखें तो ग्रामों में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है और इसकी वजह से क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। फिर उद्योग धंधे या इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो इनमें भी विकास, इन्होंने नगरीकरण को तेज़ी से विकसित किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया और लोग अपने स्थान को छोड़ करके उन स्थानों की ओर चले गए जहां उद्योग धंधे लगे हैं। और इसी के साथ साथ यातायात और संचार के साधनों में भी वृद्धि हुई है और लोग अपने आसपास के ग्रामों तथा क्षेत्रों से सरलता से आ जा सक रहे हैं। वे स्थान नगरों में विकसित हो गए जहां पर लोग आसानी से जा रहे हैं, यानी सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज आदि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों को विकसित किया है। फिर अगर हम सांस्कृतिक कारक देखें या कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो धार्मिक, शैक्षणिक, खेलकूद आदि के कारण भी नगरों का विकास हुआ है और कई तीर्थ स्थल इसी के आधार पर बने। इसी के साथ साथ अगर हम राजनीतिक कारक की भी बात करें, पॉलिटिकल फैक्टर्स की भी बात करें, तो राजनीतिक सत्ता होने के कारण कुछ स्थानों पर सभी मुख्यालय बन जाते हैं और वह राजधानी बन जाती है और वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, भोपाल है, चंडीगढ़, इसके उदाहरण हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ नगरों में सिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, सुरक्षा की भावना भी पाई जाती है क्योंकि गाँव की तुलना में वहाँ पर सुविधाएँ अधिक होती हैं नगरों में और व्यवसायों की बहुलता, चिकित्सा एवं
एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायालय, डाक, तार, बैंक आदि वहाँ पर होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर जाकर के बसना चाहते हैं। और इसी की वजह से निरंतर हमें नगरीकरण देखने को मिल रहा है। तो भारत में ये कुछ कारक हैं जो नगरीकरण को विकसित कर रहे हैं या नगरीकरण कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम नगरीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।